सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों सखाओं को राजुल का और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और प्यार भरा नमस्कार बिल्कुल फिर से कर लेते हैं, क्योंकि भाई मंजरी ने बहुत सारा प्यार भेज दिया है। वैसे मंजरी तो प्यार से भरी ही रहती हैं, लेकिन आज का दिन कार्यक्रम में क्या क्या भरा है? बिल्कुल वो दिन याद करो में पुश्तैनी घरों की रौनक के बारे में बहुत सारी बातें भरी हुई है ना। अब सबके दिलों में देखिए राजुल जी, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, सखिया सुन रहे हैं, तो सबके दिलों में पुश्तैनी घर की यादें जुड़ी हैं। तो बहुत सारे हमारे सभी ने तो यादें ताजा कर दी हैं एकदम लिख लिख के संदेश में। और हम चाहते हैं अगर एक संदेश लिखा है तो और सोचिए और कौन सी याद है, तो बहुत सारी यादें निकल के आएंगी ना। भाई तुम रौनक की बात कर रहे हो, तो रौनक तो आज ईद उल अजहा की है, तो हमारे सभी साथियों को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं इस पर्व की। और साथ में हम चलेंगे पर्यटन में तंजौर घूमने। वाह वाह वाह, क्या खूब जगह है। ऐतिहासिक भी है और मतलब मंदिरों से भरी हुई जगह है। और मतलब आप चलेंगे तो देख लेंगे कि क्या क्या है वहाँ पर। हर शहर की अपनी संस्कृति, अपना इतिहास होता है, और वहाँ जब जाते हैं, हम घूमते हैं, तो तमाम तरह की नई नई चीजें पता लगती है ना। बिल्कुल, तो अब हम लोग समझेंगे कि वो क्या चीजें हैं। और अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे, मतलब क्या होता है, मतलब मौसम की है, मौसम की बात होगी और मौसम के बदलने से क्या क्या होता है। भाई मौसम तो कैसा भी हो, मन का मौसम जैसा हो, बस वैसा ही मौसम हो जाता है। बिल्कुल। मन का मौसम कैसे बदलता है? गानों से बदल जाता है।
तो भाई देखिए मौसम है आशिकाना है, देखिए सब तरफ से देखिए बारिश हो ही रही है और कहीं कहीं पर नहीं हो रही है, क्योंकि हम सबको शामिल नहीं कर सकते ना सब जगह। भाई कहीं शुरू हो गई है, कहीं बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, लेकिन जो भी हो ये जो आज ईद उल अजहा का जो उत्साह है वो चारों तरफ देखने को मिल रहा है। वैसे भी जो जो त्योहार होते हैं वो उल्लास और उत्साह का संदेश तो लेके आते ही आते, साथ ही अपने को अंदर से समृद्ध करने का भी एक संदेश लेकर आते हैं कि हम अपने को कैसे देखें और दूसरों को उसी नजर से देखें जैसे हम खुद को देखते हैं। बिल्कुल, और जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के लिए भी करें। और त्योहारों के द्वारा क्या होता है राजू जी, परिवार में जो होती है वो आपस के प्रेम भाव जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, परिवार में, समाज में और कैसे वो उत्सव के लिए तैयारी करते हैं, वो सब चीजें उसमें इन त्योहारों के जरिए पता चलती है। बिल्कुल, और आज के दिन तो देखो कितना सब जो नहीं मतलब इस तरह त्योहार नहीं मना पाते उनको भी मदद की जाती है, और फिर इस तरह से सब मिलजुल कर साथ मतलब त्योहार मनाने सब लोग मिलकर त्योहार मनाए, ऐसा ये पर्व होता है। और देखिए हमारे संदेश में भी बहुत सारी बातें आई हैं लिख करके कि ईद उल अजहा जिसे बलिदान का त्योहार या बकरीद के रूप में भी जाना चाहता है ना, और दुनिया भर में सबसे मतलब सभी लोग इसको मनाते हैं। और ये पवित्र शहर मक्का की वार्षिक हज यात्रा के अंत का प्रतीक है और पैगंबर इब्राहिम द्वारा अपने बेटे की कुर्बानी देने के फैसले के याद के लिए जाना चाहता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें और बहुत खुशी और जोश से भरा हुआ ये त्योहार है। इस तरह की संदेश मिले हैं। और इस दिन नमकीन ईद भी इसको कहा जाता है, लिखते हैं कि नमकीन पकवानों के साथ मनाया जाता है। बिल्कुल, पकवानों का तो मजा ही और होता है भाई, त्योहारों का मतलब ही पकवान होता है। और हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जितनी भारत में इस त्योहार की रौनक देखने को मिलती है उतनी और कहीं नहीं देखने को मिलती। मतलब बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। मीठे पकवान, नमकीन पकवान जो जैसा होता बना सकता है तो वो बना के अपने त्योहार की रौनक को बढ़ाता है। भाई संदेश तो एक ही है कि हर, जैसा कि हमारे एक साथी ने लिखा है कि सभी में प्रेम की भावना जागृत हो। सभी ये संकल्प लेते हैं कि मानव ही नहीं वरन हर प्राणी के दुखों परेशानियों को मन में समझा जाता है और अच्छे मीठे पकवान बनाए जाते हैं और सभी में बांटे जाते हैं। और आज का दिन तो खास है ही। बिल्कुल। वैसे आज एक और खास दिन है। जी बिल्कुल, आज है देव आषाढ़ी है। हाँ, देव शैनी एकादशी आषाढ़ी है। हाँ। तो देखिए इसके बारे में भी लिखा है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव शैनी, महा एकादशी, थोली एकादशी तेलुगु में, और हरिदेव शैनी, पद्मनाभा शैनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी से भगवान नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान नारायण का शयन काल 4 महीने तक रहता है और देव उठनी एकादशी के दिन वो नींद से जागते हैं, जो कि दीपावली के बाद आती है। इस बीच सभी तरह के मांगलिक कार्यों पर
पर रोक लगा दी जाती है, यानी कि भगवान जी सोने चले गए हैं तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। और चातुर्मास का आरंभ हो जाता है क्योंकि वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी है। तो वर्षा ऋतु में ऐसे भी होता है ना कि पशु पक्षी भी, मतलब पक्षी भी अपना घोंसला छोड़कर नहीं जाते, नए घोंसले में नहीं जाते। तो जो जहाँ है वो वहीं पर टिका रहे और रहकर इस ऋतु में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है, शरीर को लेकर, मन को लेकर और अपने संयम को लेकर। तो उन सभी का पालन एक स्थान पर रहकर करते हुए करना होता है। तो भाई जो हमने कहा था ना, जैसे त्योहार का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं अपने अंदर के तंबल को निखारना और अपने मन को निखारने के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को निखारना। बिल्कुल, तभी तो उसकी वो रौनक, उसकी खुशियां हमारे चारों ओर बिखरी हुई नजर आती है ना। और जो ये भी बात कर रहे थे हम लोग चातुर्मास की या बारिश का जो मौसम होता है, तो इसमें ये भी कहा जाता है कि इन दिनों मतलब आप कहीं घूमने मत जाइए, पहाड़ों पर मत जाइए, मतलब आप अपने घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। कहीं पर जाने से कुछ असुविधा हो सकती है, कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं, रास्ते आपको टूटे मिल सकते हैं, कहीं पहाड़ी खिसक सकती है, इस तरह की इस तरह की जगह पे हो सकती है परेशानी। लेकिन भैया इसका मतलब ये थोड़ी ना मंजरी की घूमने ना जाए। लेकिन अभी तुम घुमाने के लिए ले जा रही हो कि नहीं? वो तो बिल्कुल ले चलेंगे। लेकिन मतलब हमने वो कहा कि देखा, हमने क्या पूछ लिया, नहीं तो भी यही करती है कि नहीं ले जाएंगे। घुमाने तो ले जाएंगे, लेकिन घुमाने हम आपको सुरक्षा के साथ लेके चलेंगे। और लेकिन उससे पहले हम लोग एक गीत सुन लेते हैं, है ना। पास रहते हुए भी तुझसे बहुत दूर है हम, दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम। तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालेदार, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है। तेरे
देखो जो हम लोग बात करते हैं ना, जो भी बातें करते हैं, तुम ये समझ लो कि उन बातों का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। हाँ बिल्कुल खासतौर से जब मंजरी बात करती है। अच्छा ऐसा क्या? अच्छा मुझे फंसा दिया आपने। देखिए अब अगले विषय की बात कर ही लेते हैं ना फिर। तो देखिए हमारा जो अगले विषय है उस पर क्या लिखा है हमारी सखियों ने कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस देशों की अनूठी चुनौतियों और अवसरों को उजागर करते हुए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की असाधारण विविधता का जश्न मनाता है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसे मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र के रूप में बताया गया है और 40% जमीन का हिस्सा है और दुनिया की लगभग 80% हिस्सा जैव विविधता से भरा है। और इसमें जलवायु ऐसी होती है कि सभी महीनों का तापमान औसतन 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। कुछ इलाकों में पूरे वर्ष वर्षा होती है, जिससे भाई खूब बरसात होगी तो क्या होगा, खूब हरियाली भी होगी, खूब पेड़ पौधे होंगे और वनस्पतियां होंगी, तो फिर जीव जंतु भी होंगे। तो बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं जीव जंतुओं की, वनस्पतियों की, और मतलब जंगल, घना जंगल। और ऐसे में मतलब अफ्रीका का नाम ले सकते हैं, ऐसी ही जलवायु है। यहाँ पर बाओबान नामक वृक्ष पनपता है जिसके अंदर पानी संग्रहित करने की क्षमता होती है। क्या बात है। और देखिए ना, जब बारिश होती है, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर जो मिट्टी के अंदर दबे हुए जो बीज होते हैं या जड़ें होती हैं वो तेजी से फैलती हैं। तो इन सब जगहों पर ये पेड़ों की बहुतायत मात्रा हो जाती है। और वहीं श्रीलंका में पर्याप्त वर्षा होती है, तो वहाँ पर जीव जंतु तो पनपते ही, लेकिन कहते हैं कि मेंढकों की संख्या वहाँ पर 200 से अधिक मतलब प्रजातियां जो होती हैं वो बहुत अधिक होती हैं। और इन्हीं की नहीं बल्कि और भी जो जीव जंतु हैं उनकी भी प्रजातियां अलग अलग तरह से पनपती रहती हैं जो इन। अच्छा मंजीरी, हमें लग रहा है कि जो हम लोग बचपन में कहानी सुना करते थे ना कि एक मेढक था जो बाद में राजकुमार बन गया राजकुमारी के छूने से, है तो वो श्रीलंका से। देखिए मेंढक बारिश में जब निकलते हैं ना तो बड़ा मजा आता है उनको देखते हुए। उनकी पीठ के ऊपर जो रंग होते हैं, अलग अलग तरीके की डिजाइन होती है, कैसे घुल मिल जाते हैं। और जैसे पेड़ों में घुस जाएंगे, पौधों के पास घुस जाते हैं तो पता ही नहीं चलते कौन हरे रंग का मेंढक, कभी लेकिन इनका भी प्रकृति में अपना ही एक अलग स्थान होता है। और जब इनकी बोलते हैं ना तो हम लोग, याद है कि हम लोग जब बच्चे थे छोटे छोटे तो मेंढक बोलते थे टर टर, तो हम लोग इसकी बिल्कुल नकल उतारा करते थे। तो और छोटे बच्चों को तो हाथ में पकड़कर अपना खिलौने जैसा एक साधन हो जाता था, हाथ में ले लिया, देख रहे हैं, फुदक रहे हैं, क्योंकि वो छोटे होते थे तो कोई नुकसान तो करते नहीं थे। लेकिन टैडपोल होता है और जो छोटे से होते थे, तो याद है मुझे बचपन में हाथ में उठा के रख लेते थे हथेली पे, फिर मम्मी गुस्सा करती थी, इसको क्या कर रहे तुम लोग। तो खैर वो तो बचपन के दिन है। और जो मेढक की लंबी सी जबान होती थी, अरे तो भाई उसको तो बड़े मेंढकों से तो डर लगता था क्योंकि वो इतनी तेजी से, मतलब कहना चाहिए कि जहाँ हरा भरा जंगल है, बारिश का मौसम है, तो वहाँ पर इस तरह के जीव जंतु बहुत हो जाते हैं। तो भाई ये बात है कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही होता है कि जो ये जगह होती हैं वहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, हर तरीके की आती हैं, तो उससे कैसे निपटना है, सुरक्षा वहाँ पर कैसे प्रदान करनी है। और ये जो दिवस है 14 जून 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 जून की तारीख इस दिवस को मनाने के लिए चुनी थी। उष्णकटिबंधीय देशों की अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रगति भी बहुत की है। सोचो बहुत सारी चुनौतियां सामने थी, लेकिन हमेशा विकास करते हुए, आगे बढ़ते हुए जो भी दिक्कतें आई उनको हल करते गए। और इन इलाकों के आसपास लोग रहने लगते हैं। यहाँ लोग, एक बात और भी है, अल्प पोषित हैं और मतलब बहुत छोटे छोटे से घर उनके रहते हैं, उसमें उनकी आबादी रहती है, वो अपनी तरह से रहना चाहते हैं, तो उनकी भी देखभाल बहुत ज़रूरी हो जाती इन जगहों पर। और जो हमारे जो पेड़ होते हैं उनकी भी सुरक्षा के बारे में ध्यान रखा जाए, इस तरह की जागरूकता फैलाई जाती है। और साल 2050 तक उष्णकटिबंधीय इलाके दुनिया की अधिकांश आबादी और इसके 2/3 बच्चों की मेजबानी करेगा, ऐसा कहा गया है। इन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, शहरीकरण और जनसंख्या परिवर्तन जैसी चुनौतियां आती हैं, उसके प्रति जागरूकता लाना ही इस दिवस का
उद्देश्य होता है। यानी कि मौसम के अनुसार खुद को ढालें और जो चुनौतियां हैं उनका सामना करते हुए उन्हें कैसे सुलझाएं जो मुश्किलें हैं। मतलब घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो भाई प्रकृति का, और हम प्रकृति के बीच रह रहे हैं। हाँ, खूबसूरत जगह, तो कैसे वहाँ का आनंद लेना है, कैसे वहाँ पे जीना है, ये सब चीजें बताता है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि उष्ण और शीत कटिबंधीय नहीं अपितु सम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी हुआ करते हैं। और आज ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हम सभी शामिल हैं। हाँ, तो बिल्कुल शामिल हैं। और उन हरियाली, उन हरे भरे स्थानों की बात करते हुए सच में मन अंदर से हरा भरा ही हो जाता है। और अर्जुन जी, अगर हम उन के पास नहीं भी हैं, तो हम जहाँ हैं ना, तो वहाँ की जमीन पर खूब पेड़ पौधे लगाएं और अपनी प्रकृति को हरा भरा पलते फूलते बढ़ते देखें और खुश रहें, है ना। कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया जिया कुछ बोल दो। जितने तीर चले हो चलने तो जिगर पर झेलेंगे। इन प्यार की उजली राहों पर हम जान की बाजी खेलेंगे। इन दो नैनों के सागर में कोई दिल की नैया डुबोता है। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया जिया कुछ बोल दो। जलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है। हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल थर्राता है। जब दिल पे छुरियां चलती है, कब चैन से कोई सोता है। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। भाई दिल का पर्दा खोल दो और दिल खोल कर मिलो, दिल खोल कर बातें करो, दिल खोल कर प्रकृति का आनंद लो। देखो हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि इन क्षेत्रों में आमतौर पर गर्मी बहुत होती है और इन क्षेत्रों में जैव विविधता भी अधिक है, लेकिन ये जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, शहरीकरण और जनसंख्या परिवर्तन जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उष्ण कटिबंधीय स्थानों में सबसे ज्यादा भूखमरी है। इन क्षेत्रों में झोपड़पट्टी में रहने वाली शहरी आबादी का अनुपात दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में ज्यादा है, जैसा कि अभी तुमने कहा था। और इन सभी विशिष्ट चुनौतियों के बारे में विश्व को जागरूक करने और दुनिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों के दूरगामी प्रभावों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये 29 जून को हर साल मनाया जाता है। बिल्कुल। और
जैसे ये चीज़ें हम लोग जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो हर जगह का अलग-अलग अपना-अपना महत्व होता है, जहाँ भी हम निवास करते हैं। लेकिन इसी के साथ क्यों ना हम लोग चलें, घूम लें? क्योंकि जहाँ पे हम घूमने जाएँगे, तो भई वो जगह तो है तंजौर। यानी बड़ी सुंदर सी भव्यता और संजोए तंजौर के मंदिरों की बातें करेंगे, और या यहाँ की पेंटिंग्स की बात करें, या तमिलनाडु राज्य का एक ऐतिहासिक नगर है जहाँ इतने सुंदर स्थल है कि बस लगता है ना राजुल जी कि इन्हें देखते ही रहो। तंजौर को तंजावुर के नाम से भी जाना जाता है ना? नाम ही कितना सुंदर है तंजौर। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। ऐसा लगता है कि जैसे इतिहास और संस्कृति एक साथ उनका संगम होकर हमारे सामने एक ऐसी सुंदर सी ईश्वरीय रचना सामने आ जाती है और कि जिसे देखते ही बनता है। जी, और जब भी यहाँ के मंदिरों की बात करते हैं तो उसकी इमारत की जो नक्काशी होती है, वहाँ जो चटक रंग लगे होते हैं, तो वो भी बिल्कुल आंखों में बस जाते हैं, है ना? तो इस तरह की जगहों पर जब भी मन करता है तो लगता है कि भाई जाओ तो खूब जी भर के देख लो उन जगहों को, और लौटने का मन नहीं करता है ना? वैसे सही बात है, ये खूबसूरत जगह है और इनका समय भी बहुत काफी पुराने समय से ये इनको बसाया गया था। बहुत पहले 850 ईस्वी में चोल वंश के मथुरयार प्रमुखों को हरा करके तंजावर पर अपना अधिकार जमाया और इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया था। चोल वंश ने ये किया था, मथुरयार प्रमुखों को हराया था, और चोल वंश ने 400 वर्ष से भी अधिक समय तक तमिलनाडु पर राज किया। इस काल में यहाँ पे खूब उन्नति भी हुई, प्रगति भी हुई। तो भाई जो शासन जब अच्छा होता है तो कला की, संस्कृति की उन्नति होती है, और उसी की निशानियां तमाम आज भी हमें तंजौर में देखने को मिल जाती है। और जब शासक अच्छा होता है तो वहाँ के लोग, जनता, वो भी बहुत खुश होती, खूब चीज़ें अपना मन लगा के करती, काम करती है, और कुछ ना कुछ वो लोग भी अपनी तरह से हस्तकला का कौशल दिखाते हैं। यानी आविष्कार उनके उस समय के दौरान भी होता रहता है। बहुत सारे आविष्कार हुए और ऐसे ऐसे आविष्कार हुए हैं, चाहे हम कला संस्कृति की बात करें, चाहे हम युद्ध कला की बात करें, या हम साहित्य की बात करें। बिल्कुल। तो हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ और आगे बढ़कर कुछ ऐसा ढूंढ लाने की कोशिश होती रही, तभी तो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। क्योंकि हम अगर गर्व ये करें भी कि हमारे पास बहुत कुछ है और हम बहुत समृद्ध हैं संस्कृति के हिसाब से, इस समृद्धि के पीछे उन तमाम कदमों का, उन तमाम हाथों का, उन तमाम सोचों का योगदान है जिन्होंने इसमें बराबर हिस्सा बटाया, और एक एक कदम करके आगे बढ़कर कोई संस्कृति ऐसा विशाल, ऐसा वैभवशाली रूप धारण करती है। बिल्कुल। और उनकी ही जो मेहनत है वो ही हर देश में देखने को मिलती है। जैसे तंजौर की बात करें तो वहाँ के जिन लोगों का भी पूर्वज जो हम वहाँ के रहे होंगे, उन सबका योगदान ही आज हम देखकर गर्व महसूस करते हैं कि काश उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी और हम आज उनको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, है ना? अच्छा, तंजौर हम लोग घूमेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी। छोटा सा ब्रेक खत्म हुआ और हम फिर हाजिर हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और सबको लेकर चल रहे हैं हम लोग तंजौर की ओर। काफी कुछ तो हम लोगों ने बता भी दिया, और आगे हम और बताते जाएंगे कि चोल वंश कला और संस्कृत के प्रशंसक रहे, तो जो यहाँ की बेहतरीन इमारतों, भवनों और नगर में झलकता है। कावेरी नदी के पास उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र के कारण चावल यानी धान की पैदावार अधिक होती है, तो इसे दक्षिण में चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। क्या बात है। अब भाई यहाँ जाने के लिए मन मचल रहा है, तो पहले तो जाना
कैसे है ये जान लेते हैं और फिर जानेंगे कि किस मौसम में जाना है, क्योंकि भी मंजरी ने कहा है ना कि भाई बरसात में जरा संभल के, तो देखे जा पाते हैं कि नहीं। तीनों मार्ग हैं, रेल मार्ग से भी जा सकते हैं, सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं, हवाई मार्ग से भी जा सकते हैं। रेल मार्ग के लिए तंजौर का रेलवे स्टेशन, त्रिची, चेन्नई और नागौर से सीधी रेल सेवा जुड़ी हुई है। आप उनमें से कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, किसी भी स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं। और सड़क मार्ग से आप तंजौर तमिलनाडु के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बेंगलोर हुआ, तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और कोच्चि से भी जाया जा सकता है। हवाई यात्रा का मजा लेना है तो पास का एयरपोर्ट तिरुचिरापल्ली है, जो 65 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे चेन्नई से भी सफर कर सकते हैं, यानी कि जो आपको लगे उस तरह से आप सुविधा अनुसार अपनी जगह से लिंक जोड़ते हुए आगे का सफर तय कर सकते हैं, है ना। अब जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पर भाई व्यंजनों की मिलेगा। बिल्कुल, हम लोगों और वो बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो भाई व्यंजनों की जो निराली छटा है ना, स्वाद भी है, मसाले भी है, खूब खुशबुएं हैं, सांभर, रसम, चावल और मांसाहारी व्यंजन है कई तरह के। सबसे लोकप्रिय है पोंगल व्यंजन, जो चावल दाल से बनता है। पोंगल त्योहार से जुड़ा हुआ है। पोंगल नए साल का त्योहार है और पोंगल गुड़ शक्कर से भी बनता है और नमकीन भी बनता है। यानी कि उसके बाद तो देखिए इडली है, डोसा है, उपमा, सेवैयाँ, उत्तपम, बड़ा, कई तरह की चटनियाँ और खासकर नारियल की चटनी, पोरियल सब्जी से बना एक व्यंजन होता है, और मोर कुलम्ब नारियल, दही और मसाले से बनता है। पुली कुलम्बू सब्जियों और इमली से बना मसालेदार खट्टा सा सालन है। और इसके अलावा तंजौर मराठा व्यंजनों में भी है, सुनती है, थोन थोना करके है, मैंगो गोजू है और केसरी मांस भी है वहाँ पर। और यहाँ की कॉफ़ी जो है वो बेहद पसंद की जाती है। फ़िल्टर कॉफ़ी तैयार करने की भी एक कला होती, बड़ी आसान नहीं होती कि हर कोई बना ले, तो उसका भी तरीका होता है। और भाई वहाँ पर केले के व्यंजनों की भी भरमार है। तो यानी कि इतना तो सब है ही, लेकिन जो वहाँ गया होगा या जिसने जो जाना चाहता है, वो जो गया है वो तो अपना बता सकता है, और जो जाना चाहता है वो जा करके खा करके फिर बता सकता है ना। बिल्कुल। अब अगर घूमने की बात करें तो यहाँ का बृहदीश्वर मंदिर है, जिसे चोल राजा ने बनाया था। उनका नाम राज राजा था। 11वीं शताब्दी में बना था ये मंदिर। भगवान शिव को समर्पित है और इसे एक पहाड़ के टुकड़े को काट कर बनाया गया है। द्रविड़ शैली है मंदिर की और इसकी वास्तुकला बहुत खूबसूरत है। ऊंचाई है लगभग 190 फीट के आसपास और मंदिर के अंदर विशाल शिवलिंग और विशाल नंदी की मूर्ति भी है। इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और मई में हर साल यहाँ पर वार्षिक उत्सव होता है। और इसे महानतम चोल मंदिर के रूप में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया है। और अब विजयनगर का किला घूमे भाई चल के, है ना राजन जी। अरे देखो ना, बृहदीश्वर के बारे में हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि इसे 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे पेरुचुटियार कोविल भी कहते हैं। ये मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है। विश्व में ये अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है, मतलब जो चट्टान का है वो ग्रेनाइट की। और देखिए हम आपको ले चल रहे थे ना विजयनगर का किला घुमाने, तो इसी मंदिर के उत्तर पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर ये है किला और 16वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित हुआ। और इसके अंदर तंजौर पैलेस, संगीत महल, तंजौर आर्ट गैलरी, शिव गंगा गार्डन और संगीत महल पुस्तकालय भी है, जो कला, वास्तुकला और इतिहास में रुचि रखने वालों को बहुत पसंद आता है ना। तो और फिर अब कुछ पढ़ाई लिखाई की भी बात करें, जो हमने साहित्य के लिए कहा था, तो यहाँ पर सबसे पुराना पुस्तकालय है सरस्वती महल पुस्तकालय। खास बात यह है कि भवन में रंगों से बनी कला जो सुंदर सजीव है और यहाँ खजूर के पत्रों पर तमिल, मराठी, तेलुगु और अंग्रेजी सहित अनेक भाषाओं में लिखी हुई पांडुलिपियां और किताबें भी हैं। और इस पुस्तकालय का निर्माण 1535 और 1675 ईस्वी में नायक शासकों द्वारा कराया गया था और बाद में मराठा शासकों ने इसे संवारा। और जैसे आज लोग डिजिटल किताबों को पसंद कर रहे हैं, तो ये सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। ये तो बड़ी बात है ना। यानी प्राचीन और आधुनिक का बहुत खूबसूरत संगम है। शिव गंगा गार्डन की अगर बात करें तो बहुत सुंदर उद्यान है। वर्गाकार तालाब है यहाँ पर, उसकी भव्यता देखते ही बनती है। और श्री
ऐरावतेश्वर मंदिर है, ये शिव जी को समर्पित है। यहाँ वैदिक और पौराणिक देवताओं की सुंदर छवि है, जो जैसा दिखता है, बहुत सुंदर नजर आता है, रथ जैसा दिखता रथ है, जैसा दिखता है। और पेरिया नायकी अम्मन मंदिर शिव की पत्नी के लिए विशेष अभ्यारण्य है, मतलब माता पार्वती के लिए। और थंजाई ममनी कोयली एक दिव्य देशम या 3 विष्णु मंदिरों का समूह है, जिसे तंजावुर में तंजाई ममनी कोयली के नाम से जाना जाता है। भारत के 108 मंदिरों में से एक है। ऐसा ही अलंगुडी मंदिर है, जो कि पवित्र नदियों कावेरी, कोलिदाम और वेन्नारू से घिरा हुआ है। और अलंगुडी और उसके मंदिर से घिरे पवित्र स्थल के रूप में ये पूरी जगह प्रसिद्ध है। इसके अलावा चंद्र बागवान मंदिर, चंद्रमा की पूजा देवता स्वरूप होती है। सूर्य और चंद्र हमारे यहाँ पूजे जाते हैं, तो यहाँ चंद्र मंदिर भी है। बिल्कुल। और देखिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सिक्कल सिंगरवेलकर मंदिर तंजावुर से 80 किलोमीटर दूर नागापट्टिनम तिरुवरु मुख्य मार्ग पर स्थित है। माना जाता है कि भगवान मुरुगन ने यहीं पर पार्वती से शक्तिवेल प्राप्त किया था और सूरन का वध किया था। ये मंदिर तमिलनाडु के उन कुछ मंदिरों में से एक है जहां शिव और विष्णु की मूर्ति एक साथ एक ही मंदिर में स्थापित है। तमिल पंचांग के अनुसार लिप्सी माह में वेल वैकुंठल उत्सव यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। तो बड़ी अच्छी सी जानकारी इन्होंने दी है। और राजू जी, तंजौर के समुद्री तट भी बहुत प्रसिद्ध है। वेलकन्नी बीच है, और कौन सा बीच है? और है पुम्पुहर बीच और सिल्वर बीच। यहाँ बहुत खूबसूरत नजर आता है, यहाँ पर पानी के बीच में, और इसके अलावा घूमते हुए बहुत सुंदर लगता है। और इसके अलावा और भी जगह हैं, जैसे बंगारू कामाक्षी अम्मन मंदिर है, स्वामी मलाई मंदिर आदि हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं वहाँ पर, जिनको हम वहाँ जाकर ढूंढ कर खोज कर कि क्या क्या और देखने की चीज़ें, तो वो भी हम वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो सोचते हैं कि पहले हमारे एक साथी ने कहा है कि तंजावुर तमिलनाडु का एक सांस्कृतिक केंद्र रहा है। तो यहाँ पर एक संग्रहालय है जहाँ पर पल्लव, चोल, पंड्या और नायक कालीन पाषाण प्रतिमाओं का संग्रह है। एक अन्य दीर्घा में तंजौर की ग्लास पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं। लकड़ी पर बनाई गई इन तस्वीरों में रंग संयोजन देखते ही बनता है। क्या बात है। तो इतनी सारी खूबसूरत देखने वाली चीजें हैं यहाँ पर। तो सुन लेते हैं पहले एक गीत। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये रूठी सी नजर, ये माथे की शिकन, लिबासे रंग में ये बल खाता बदन, है प्यासा प्यार का ये सारा बांझपन, है प्यासा प्यार का ये सारा बांझपन। ओ हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। हम तो क्या और तुम ऐसे हंसी, अजी एक हम तो क्या और तुम ऐसे हंसी, फरिश्ता भी तुम्हें अगर देखे कहीं तो जन्नत भूल के बहक जाए यहीं, तो जन्नत भूल के बहक जाए यहीं। हो प्यार क्या है जान
तमन्ना अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। तुम्ही को चुन लिया नजर की बात है, तुम्ही को चुन लिया नजर की बात है। लिया गम आपका जिगर की बात है, और तुम फिर भी खफा असर की बात है, और तुम फिर भी खफा असर की बात है। ओ हो प्यार क्या है जान तमन्ना अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। तो देखिए भाई, अब हम लोग आ गए हैं उन यादों के झरोकों में जहाँ पर हमने दिन बिताए, यानी पुश्तैनी घर, है ना? जहाँ पर बचपन बीता, जहाँ पर हमारा ही नहीं, हमसे जो बड़े हैं उनका भी बचपन बीता, यानी कई पीढ़ियां वहाँ पर रही। तो उस घर की रौनक की बात अगर आज हम कर रहे हैं तो सच में उस रौनक को समेटने के लिए तो 4 हाथ भी कम है। बिल्कुल कम है, समय भी कम पड़ जाएगा उन यादों को करने के लिए। और देखो ना, संदेशों की भरमार भी है, यही कह रही है कि भाई मुश्किल काम है, रौनक कैसा नहीं समेटी जा सकती। तो देखिए, एक सखी लिखती हैं कि वो दिन याद करो पुश्तैनी घर की। शादी के बाद ससुराल आई तो हमारा संयुक्त परिवार था, जेठ जेठानी, सास ससुर और 2 देवर साथ में। कृषि भूमि के बीच बना हुआ बड़ा सा घर, घर के चारों ओर खेत में लहलहाती फसलों में सब्जियां और गुलाब के फूलों का बगीचा, और साथ बहुत सा पशुधन भी था। जब कभी नंदे आती और हर मंगलवार को देवर जेठ का व्रत होता तो दोपहर 3 बजे ही चूल्हा जल जाता था, यानी कि देवर और जो जेठ जो थे मतलब उसका व्रत रखते थे जो भी। और भगोने में, बड़े से भगोनों में खीर बनती थी, दूध घर में भैंस का होता था, पकवान बनाए जाते थे, घर की रौनक देखते ही बनती थी। घर के कार्यों से फ्री होकर हम सभी जेठानियों के साथ बैठकर खाना फिर खाते थे। धीरे धीरे सभी ने ससुर जी के द्वारा पास ही दी गई जमीन में अलग अलग 2 मकान बना लिए, लेकिन फिर भी त्योहार व्रत आदि होने पर सास से कहानी सुनने के लिए सब पैतृक घर में इकट्ठा होते थे। लेकिन 2 साल पहले सास का निधन होने से पुश्तैनी घर की रौनक ही चली गई। बड़ा सा घर वीरान हो गया, वरना मोहल्ले की कोई ना कोई महिला बुजुर्ग सास के पास आती ही रहती और हमारा भी आना जाना लगा रहता था। अब तो यादें हैं, यानी कितनी उस जगह से यादें जुड़ी हुई हैं। पुश्तैनी घरों को जो बांधे रखने का काम होता है वो बुजुर्ग करते हैं, और वो बुजुर्ग जब तक रहते हैं तो एक छाया सी महसूस होती है, एक आश्वस्त रहती है। और साथ ही साथ कोई अगर उत्सव पर्व हो या कोई भी सुख दुख हो तो उन सब में ऐसा महसूस होता है कि कोई है जिसके पास जाकर हम एक रास्ता ढूंढ सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मन और खुश हो जाए। बिल्कुल, और बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को मिलती हैं, चाहे वो देखो जैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि पुश्तैनी घरों में रहने से जमींदारों वाले घरों का अनुभव होता था। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़ी बड़ी कमरों में लगी हुई सीलिंग और हाथ से डुलाने वाले पंखे लगे होते थे, और एक बड़ा सा आंगन हुआ करता था। घर में ही इतने लोग रहते थे कि पता नहीं चलता था कि कब थककर सो जाते थे किसी भी कमरे में। अब वो मजा कहाँ, अब तो सीधे पुश्तैनी मकान से फ्लैट में आकर सिमट गए। सही बात है। और एक लिखते हैं कि पुश्तैनी घर की रौनक की बात ही कुछ और हुआ करती थी। संयुक्त परिवार, आंगन में शाम के समय परिवार के सभी सदस्यों का एक साथ बैठना, एक साथ भोजन बनना और एक साथ भोजन करना आज भी याद है। हालांकि मुझे अपने पुश्तैनी घर में रहने का अवसर ज्यादा नहीं मिला, लेकिन सालाना आना जाना बना रहता। पिताजी तो अपने विवाह के पहले ही नौकरी के चक्कर में उत्तर प्रदेश में अपना घर छोड़ चुके थे। नौकरी के दौरान
मध्य प्रदेश के निवासी हो गए और यहीं पर 50 साल पहले एक घर भी बनवा लिया था और अब इसी घर की खाली जगह में इसमें मैंने एक नया हिस्सा समय अनुसार बनवा लिया। उपयोग दोनों ही हिस्सों का होता है, लेकिन यहाँ भी जिस पुराने वाले हिस्से में बचपन बीता, माँ पिता बहनों के संग की स्मृतियाँ जुड़ी हैं, तो स्वाभाविक है कि सुकून तो पुराने वाले घर के हिस्से में ही मिलता है। वाह क्या बात है, यानी कि बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और देखिए एक और लिखते हैं कि हम लोगों का पुश्तैनी घर आज भी गांव में है, जिसे हमारे दादाजी के पिताजी ने बनवाया था। चारों ओर कमरे बने हुए हैं और बीच में बहुत बड़ा आंगन है। आंगन में ही बहुत बड़ा कुआं है। हालांकि अब सभी बाहर निकल गए, परंतु आज भी शादी विवाह के पश्चात देवी पूजन के लिए वहां जाना अनिवार्य है। बचपन में जब सभी गर्मियों की छुट्टी में वहां मिलते थे तो बहुत मजा आता था। टोकनी भरकर तरबूज खरबूज ठंडा होने के लिए कुएं में डाल देते थे। क्या बात है। और पुश्तैनी घरों में ये सब चीजें होती थी। हैंड पाइप भी लगा रहता था और पानी उससे खींचा जाता था, मीठा मीठा पानी। और सोचो ठंडा करने के क्या क्या वो होते थे कि मतलब कुएं में डाल दिया गया और वो ठंडा फिर वो बाल्टी से तैरते रहते होंगे, फिर बाल्टी से खींच लेते होंगे। और पुश्तैनी घरों में की आप एल्बम उठा के देखिए, पुराने ब्लैक एंड व्हाइट उस समय के, उन पुश्तैनी घरों की जो फोटो हैं उनको देख के बड़ी यादें ताजा हो जाती हैं कि कभी कोई त्योहार के समय फोटो खींच ली, तो कभी कुएं से पानी भरते हुए फोटो, तो कभी हैंड पाइप खास होती थी वो फोटो, क्योंकि भाई उस जमाने में ऐसा तो होता नहीं था कि मंजरी के हाथ में मोबाइल और फटाफट कैमरे से क्लिक होता जा रहा है। नहीं, कैमरा किसी के पास होता था, नहीं तो कैमरामैन को बुलाया जाता था स्टूडियो से और फिर वो आता था और बाकायदा फिर सजावट होती थी उस तरह से। घर की महिलाएं जो थी उस तरह अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के और फिर उस तरह से फोटो खींची जाती थी। तो वो जो फोटो होती थी ना उनकी तो मतलब यादें और बातें ही एकदम अलग है। पुश्तैनी घर की थी रौनक की अलग है। उससे पहले हम लोग एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे करते हैं बातें। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल अरे पागल, करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल अरे पागल, अरे जिया है जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, हंस ले जरा गाले, अरे हंस ले जरा गाले। सावन है जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, अरे हंस ले जरा गाले। नाचे मेरा मन आज सजन छन छनन बोले रे पायल, नाचे मेरा मन आज सजन छन छनन बोले रे पायल। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल अरे पागल, मतवाला जिया अरे जिया दिल तेरा दीवाना, मेरी अखियां भी दीवानी। कुछ दे दे निशानी, अरे कुछ दे दे निशानी। दिल तेरा दीवाना, मेरी अखियां भी दीवानी। अरे कुछ दे दे निशानी।
दुनिया है बड़ी जादू भरी, मेरी गली साथ मेरे चल। दुनिया है बड़ी जादू भरी, मेरी गली साथ मेरे चल। करना है तो कर प्यार, नजर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल मतवाला भाई पुश्तैनी घरों की जब बात हो रही है ना, तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि हमारा ससुराल जो कि हवेली है, कस्बा है, शहर नहीं, आज से 200 साल पुरानी। शादी के समय रिश्तेदार धर्मशाला समझ बैठे थे। पूरी हवेली में लकड़ी के खंभे लगे हैं जिसमें सुंदर नक्काशी की हुई है। नीचे तलघर बना है, 4 मंजिला है, आईने लगे हैं आदमकद चारों दीवारों पर। चारों ओर छोटे छोटे आईने भी लगे हैं छत पर। जगह काफी है जिसमें एक एक कमरा काफी बड़ा है। मेरा काफी समय वहां निकला, लेकिन अब सब शहरों में रहने लगे जहाँ छोटे छोटे फ्लैट होते हैं। अखरता है यहाँ कुछ लोग हैं इसलिए जाना होता है, लेकिन रहना नहीं होता क्योंकि अब सभी अपने अपने बच्चों के साथ रहते हैं। बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि सभी प्रकार के साथ का आनंद लेने का मजा तो पुश्तैनी घरों में ही है। पुश्तैनी घरों की याद हमें अपने बचपन की तरफ ले जाती है, जहाँ संयुक्त परिवार रहा करते थे। हर एक भाइयों के रहने सहने वाले कमरे भले ही अलग अलग हों, किंतु रसोई घर एक ही रहा करता था। फलता सभी मिलजुल कर कार्य करते थे। आपसी कठिन और सरल कार्य का बंटवारा हुआ करता था। कोई मनमुटाव पनपने का अवसर नहीं, अपितु मिलजुल कर प्रेम से रहने का संदेश इससे मिलता था। और एक लिखते हैं कि वाकई पुश्तैनी घर की रौनक देखते ही बनती है। दीदी ने लिखा है, मेरे यहाँ पिछले दिनों घर में उत्सव का आयोजन हुआ था। नए वाले घर में बगल में पुराना खपरेल घर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जिसको सिर्फ चूना मरवा देने मात्र से वो चमक उठा था। मेरे ज्यादातर संबंधी प्रचंड गर्मी के कारण छत के घर को छोड़कर उसी पुश्तैनी घर में शरण के लिए गए थे। कितनी बड़ी बात लिखी इन्होंने ना। भाई पुश्तैनी घर तो होते ही ऐसे हैं ना कि आप बाहें फैलाकर सबको अपने आगोश में समेट लेते हैं। एक साथी ने लिखा है कि पुश्तैनी घरों की रौनक नजर आने लगती है जब वो दिन याद करते हैं जहाँ बचपन गुजरा। वो मोहल्ला और माहौल नजर के सामने आने लगता है। वो विशाल मकान और उतना ही विशाल परिवार, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बड़े भाई भाभी और हम बच्चे, क्योंकि उन दिनों संयुक्त परिवार हुआ करता था। बड़े परिवार के लिए कहा जाता था, गुजराती कहावत है, जाजा हाथ रलिया मना, मतलब ज्यादा हाथों से गृह कार्य के साथ साथ कमाई, मतलब आमदनी के विकल्प भी ज्यादा रहते थे। आज तो छोटा परिवार सुखी परिवार का माहौल है। और एक साथी ने याद किया है कि उन मकानों में इस तरह का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लगा हुआ करता था। इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की फोटो भी भेजी है। और एक और साथी लिखते हैं कि मैं जिस घर में रह रही हूँ यही पुश्तैनी घर है। अब चौथी पीढ़ी इस घर में रहने को तैयार हो रही है। मेहमान आते हैं तो वह हमारे घर को भूल भुलैया कहते हैं। घर थोड़ा बड़ा है, संयुक्त परिवार है, आज भी उनका आनंद है। ससुर जी थे तब आना जाना अधिक था। मेरे ससुर और दादा ससुर भी हाथ से पीसे हुए गेहूं के आटे की ही रोटी खाते थे। हमारे यहाँ आज भी वो आटा चक्की है। इस चक्की को देखकर विदेशी मेहमान ने कहा था कि ये तो पेनीलेस डिलीवरी का मशीन है। क्या बात है। और देखिए एक लिखते हैं कि करीब साल भर पहले मुझे अपने पुश्तैनी गांव राजस्थान जाना पड़ा। विशाल खेतों के किनारे अब भी बड़ी हवेली बनी हुई है जो बाप दादाओं के ज़माने की। वहां पहुंचकर मेरे मस्तिष्क पटल पर बचपन की यादें ताज़ा हो गई। किस तरह इतना बड़ा परिवार एक साथ घुल मिलकर रहता है, मिलजुल कर रहता था। गाँव के चौपाल के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। उसके किनारे विशाल बरगद का पीपल के पेड़ लगे हुए थे। पिताजी इस पेड़ के ऊपर चढ़कर तालाब में छलांग लगाते। अब पिता तो नहीं रहे। उस दिन उस पेड़ से लिपटकर खूब रोया। ये पेड़ ही तो हमारे पूर्वज हैं जिनकी शाखाओं पर हमारे चाचा पिता का बचपन बीता और जिसकी छाया में हम पले बढ़े। सबने अपनी बहुत सारी यादें ताजा करी हैं। दिल को छू लेने वाली बात है। एक संदेश है कि मेरे ससुराल का अलीबाग महाराष्ट्र में 100 साल पुराना पुश्तैनी घर है। करीब 18-19 कमरे हैं घर में। घर के हॉल में पुराने झूमर और उस वक्त का फॉल सीलिंग लगा हुआ है। अभी वो खाली पड़ा हुआ है पर अभी भी उत्तम स्थिति में है। हम छुट्टी मनाने के लिए वहां जाते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब वहां जाते हैं तो रिफ्रेश हो जाते हैं सब। बिल्कुल। और इतनी सारी यादें जुड़ी है ना, बहुत सुंदर सुंदर यादें जुड़ी, बहुत सुंदर सुंदर बातें जुड़ी हैं। मंजरी एक संदेश और देखिए है ना कि लिखते हैं कि मेरा बचपन लखनऊ में एक पुश्तैनी मकान में बीता। बाद में शादी के बाद ससुराल आ गई। ससुराल का भी पुश्तैनी मकान था। बहुत सारे लोगों के बीच रही। सब बच्चों की शादी हो गई, फिर भी उस घर को बेचकर फ्लैट में आ गई। अब बड़ा दुख होता है कि मेरे बचपन का घर और ससुराल का घर, दोनों घरों को गिराकर दूसरी बिल्डिंग बन गई। अब बहुत याद आती उन घरों में बीते समय का। बहुत सारी यादें मेरे और मेरे बच्चों की जो अब शादी
शादी होकर अपने अपने घरों में चले गए हैं। वही सही बात है कि हम पुश्तैनी घर को कभी भी नहीं भूल सकते और ना ही भूलना चाहिए। वैसे एक बात बताएं मंजरी, कई बार पुश्तैनी घरों में ना बड़े खूबसूरत खूबसूरत खजाने भी मिल जाते हैं। जैसे कि याद है कि एक पेड़ हुआ करता था, हम लोगों का जो घर था वहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था और वहाँ पर कभी किसी ने किसी बड़े भाई बहन ने वहाँ पर कुछ सिक्के छुपाए थे। अच्छा। और बड़े होने पर जब वहाँ पर गए तो अचानक उन्हें याद आया, हम लोग ऐसे हंस रहे थे कि आप तो ये करते थे, तो उनको याद आया हाँ यहाँ कुछ छिपाया तो था, और वो खोदा और उनको वो सिक्के वहाँ मिल गए। वो बड़ी सुंदर सी एक उन्होंने डिब्बी बनाई थी, उस डिब्बी में उन्होंने बंद करके रखे थे, लोहे की डिब्बी थी वो, उसी में बंद करके रखे थे और वो सिक्के उन्हें मिल गए तो बड़े खुश हो गए। हालांकि वो सिक्के नहीं चलते, लेकिन वो ऐसी दौलत थी कि जिससे मतलब दिल मालामाल हो गया। बिल्कुल। अब पुश्तैनी घरों की बातें, उनकी यादें तो भाई एकदम सबके दिलों में इतनी ज्यादा है कि समय कम पड़ जाता है ना? समय कम पड़ जाता है। और आज हम जहाँ घूमे हैं ना, वो भी एक ऐसी जगह है कि मतलब वहाँ पे बहुत सारी यादें जुड़ जाती है जहाँ पे। और हमारे साथी ने लिख भेजा कि हम ये मतलब वहीं के राजा कृष्णदेव राय और तेनाली राम भी थे, कितने किस्से सुने हमने। तो ये सब जो ये जैसे पुश्तैनी घर की हम अगर बात कर रहे हैं तो ये सब ऐसी विरासतें हैं जिनका मतलब हमारे जीवन में, हमारे मन में और हमारी आत्मा को समृद्ध करने में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो भाई जिसके पुश्तैनी घर हैं तो वहाँ पर जरूर जाएं, है ना? जरूर जाएं, और हो सके तो पूरे परिवार, मतलब जो अब अलग अलग रहने लगे हैं सब लोग, तो भी एक कोई ऐसा वक्त बना ले, एक दिन तय कर ले, एक महीने का एक तारीख तय कर ले कि वहां पर जाएं और सब लोग एक उत्सव मनाएं, है ना? कितना अच्छा लगे। और तो अब ये समय कह रहा है, घड़ी कह रही है कि हम आपसे इजाजत लें, तो आप सभी को राजुल और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।